नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग एंड ऑनलाइन क्लासेस में। एचआर पब्लिकेशन की ये सीरीज़ हम खत्म कर रहे हैं और कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। पंचायती राज ये किताब है। ठीक, पिछले लेक्चर में हम ग्राम पंचायत के बारे में पढ़े थे। पीडीएफ वही है, चैप्टर नंबर 6 एचआर की बुक का। पंचायतों का गठन एवं संरचना। पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तीनों पंचायतों की हम बात कर रहे हैं। ग्राम सभा कवर कर चुके हैं। ग्राम पंचायत को पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिए और जो एक्स्ट्रा बातें भी बतानी थी धारा सहित वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल बताया, बट कुछ छुड़ाया भी पढ़ाने से। जैसे पंच सरपंच को निकाला कैसे जाना है, सरपंच को निकाला कैसे जाना है, ये पदच्युत कैसे किया जाना है, इस पोर्शन को छुड़ाया था। इसको बाद में हम डिटेल में कवर करेंगे, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, कल ग्राम पंचायत पढ़ लिए, पंच, सरपंच और उप सरपंच पढ़ लिए। ग्राम पंचायत सचिव ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। कैसा अधिकारी होता है? प्रशासनिक अधिकारी होता है, समझ लो। प्रावधान किसके अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 69 के तहत, 69 के तहत है। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी या उप संचालक, जो कि किसका उप संचालक होगा? पंचायत एवं समाज कल्याण, पंचायत एवं समाज कल्याण का या जिला संयुक्त संचालक। ठीक है। शक्ति, ग्राम पंचायत की कार्यकारी शक्ति सचिव में नियुक्त होती है। ठीक है, कार्यकारी शक्ति किसमें? सचिव में नियुक्त होती है। और ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कौन बुलाता है? सचिव ही बुलाता है। जो ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक है कौन बुलाता है? सचिव बुलाता है। तो इस पावर को आप याद रखेंगे। ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक कौन बुलाता है? सचिव बुलाता है। कार्य, ग्राम पंचायत के अभिलेखों को बनाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है। ग्राम पंचायत के मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करना, मतलब डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे काम उस प्रशासनिक अधिकारी के पास ही होंगे। ठीक, समझ आ रही बात? नोट, सचिव की नियुक्ति कहाँ करना है इसका निर्धारण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। सीईओ की नियुक्ति उसके मूल निवास स्थान में नहीं की जाएगी, ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव वहां ना किया जा सके, जिसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक, जहां नातेदारी क्षेत्र है वहां सचिव की नियुक्ति नहीं होगी, मतलब मूल निवास क्षेत्र या जहां जान पहचान है वहां नहीं होगी। ठीक, इसको ये तो सही टाइम पास टाइप का बता दिया, हम आगे डिटेल देखेंगे। जनपद पंचायत किस गठन एवं संरचना की बात करते हैं। ग्राम पंचायत को तो देख ही लिए, अब जनपद पंचायत देखेंगे। यहीं से हमारा मूल टॉपिक आज का चालू होगा। जनपद पंचायत, जैसे देखो हम पंचायत में पढ़े कि वो वार्डों में बटा होता है। किस में बटा होता है? ग्राम पंचायत देखिए वार्ड में बटा होता है। वहां से कौन चुन के आ रहे हैं? पंच चुन के आ रहे हैं। जैसे ये ग्राम पंचायत है, अलग अलग वार्डों में बटा हुआ है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा, ऐसे करके मान के चलो ये अलग अलग किस में बटा हुआ है? ग्राम पंचायत ये बटा हुआ है वार्डों में। ग्राम पंचायत किस में बटा होता है? वार्डों में बटा होता है। ठीक है, वैसे ही जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। मतलब जनपद पंचायत एक बड़ा क्षेत्र हो गया, ये लो ये जनपद पंचायत हो गया। इसको क्या बोल रहा हूँ? जनपद पंचायत। और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत आएंगे। ठीक, अब ये जनपद पंचायत को वार्ड में नहीं बांटा जाता, कार्यक्रम बांटने का ही है, बांटा जाता है, लेकिन वार्डों में नहीं, निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है, ये किस में बटा होगा? निर्वाचन क्षेत्रों में। तो बस वार्ड की जगह क्या यूज कर दिया जा रहा है? निर्वाचन क्षेत्र यूज कर दिया रहा है। तो इसको कौन बांटता है? निर्वाचन क्षेत्रों में। इसको किस में बांटा जाता है? निर्वाचन क्षेत्रों में। और ध्यान रखना, वार्ड में कौन चुन के आते थे? उधर ग्राम पंचायत के केस में पंच चुन के आते थे, यहां कौन चुन के आएंगे? सदस्य। वो भी सदस्य थे, बस नाम पंच है। और ये भी सदस्य हैं, जिनको कैसा सदस्य बोला जाएगा? जनपद सदस्य बोला जाएगा। कैसा सदस्य बोला जाएगा? जनपद सदस्य बोला जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर? ठीक, तो निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है वार्डों की जगह, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, कौन करेगा? तो राज्य सरकार के प्राधिकार से कलेक्टर ये काम करेगा। ठीक, राज्य सरकार के प्राधिकार से कलेक्टर द्वारा ये काम किया जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटने का। इतनी सी बात समझ आई। अब जैसे देखो वो उधर कितने वार्ड हो सकते थे? मिनिमम 10, मैक्सिमम 20 ऐसा देखे थे। वैसे ही जनपद जो पंचायत का क्षेत्र है उसमें कितने क्षेत्र में बढ़ सकता है या कितने जनपद सदस्य बन सकते हैं? तो मिनिमम 10 है और मैक्सिमम 25। मिनिमम 10, मैक्सिमम 25, इस बात को आप याद रखेंगे। और उन्हीं क्षेत्रों में से कौन चुनकर आएगा? जनपद सदस्य चुनकर आएगा, जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो मिनिमम 10 क्षेत्र रहेंगे, जनपद का निर्वाचन क्षेत्र 10 रहेगा, तो वहां से सदस्य भी कितने आएंगे? न्यूनतम 10। और मैक्सिमम 25 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे तो 25 सदस्य चुनकर आएंगे। इतनी सी बात समझ आई? ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इस पर जनसंख्या वाले पोर्शन में तो बात में आएंगे। जनपद पंचायत में निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। ये जो 2 प्रकार है ना, उसको 2 ना करके ना 3 प्रकार करना। 3 प्रकार के हम लोग सदस्य पढ़ेंगे। जनपद पंचायत में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ये पीडीएफ निकाल के या किताबों की तो अच्छी बात है, और पीडीएफ निकाल के यहाँ पे नोट डाउन आप एक्स्ट्रा पॉइंट को कर सकते हो। ठीक, ये जो जनपद पंचायत की हम सॉरी जनपद पंचायत की बात कर रहे हैं, इसमें 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। ठीक, पहला प्रकार का सदस्य है निर्वाचित, दूसरा प्रकार का सदस्य है नाम निर्दिष्ट। ठीक है, कैसा? नाम निर्दिष्ट, नाम निर्दिष्ट सदस्य। और तीसरा है
पदेन सदस्य। पदेन सदस्य कहने का तात्पर्य है मतलब कोई किसी और पद पर है और उस पद पर होने के वजह से, उस पद पर होने के वजह से वो जनपद पंचायत में सदस्यता हासिल कर लेता है, उसी को बोलते हैं पदेन सदस्य। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब निर्वाचित सदस्यों में कौन कौन आएंगे? जो भी हम लोग निर्वाचन क्षेत्र पढ़ रहे थे ना, उसमें डायरेक्ट इलेक्शन होकर कौन चुनकर आते हैं? जनपद पंचायत सदस्य। ठीक है, और यही जनपद सदस्य अपने में से, बीच में से किसको चुनते हैं? एक अध्यक्ष को चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो ध्यान रखना, निर्वाचित सदस्यों में तीनों आते हैं, लेकिन तीनों में से जो जनपद पंचायत सदस्य है इनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। कैसा निर्वाचन होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इन दोनों को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, इन लोग अपने बीच में से चुनते हैं, लेकिन इनका चुनाव मैं कैसे बोलूंगा? अप्रत्यक्ष चुनाव, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इनको वोट देने नहीं जाते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, ये सदस्य लोग ही इनको वोट देते हैं, इनको चुनते हैं, इसीलिए इनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। अब किसी के मन में ये डाउट आ जाएगा, नहीं सर अभी तो बदलाव हुआ है और हमारे यहाँ को अध्यक्ष तो डायरेक्ट चुना गया, उसका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ। नहीं, वो आप नगरीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जो अध्यक्ष है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ही होगा। ठीक है, वो नगरीय क्षेत्र के, नगरीय निकाय के, ध्यान रखना किसके? नगरीय निकाय के, यानी कि नगर पंचायत के अध्यक्ष हो गए। ठीक है, सिर्फ अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, उपाध्यक्ष की नहीं, अध्यक्ष हो गए, है ना, नगर पालिका के अध्यक्ष हो गए, वहां पर हो गया, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। इधर वाला अप्रत्यक्ष ही है, इधर वाला, ये दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष है। इसको आपको डाउट किसी प्रकार का नहीं रखना है। समझ आ रही बात? अब समझना बात को, अब समझना, इस जनपद पंचायत सदस्य में अगर कोई भी दिव्यांग कोटे का व्यक्ति नहीं आता बाय डिफॉल्ट, ठीक है, दिव्यांग कोटे का व्यक्ति नहीं आता, मतलब इसमें ये पंचायत सदस्यों में से कोई भी अगर दिव्यांग कोटे का सदस्य नहीं आता तो समझना, ध्यान रखना, राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार 2 सदस्यों का नाम निर्दिष्ट कर सकती है, मतलब 2 दिव्यांगों को ये रख सकती है, 2 दिव्यांग को ये सदस्य बना सकती है, जिसमें एक फीमेल होगी और एक मेल होगा, एक फीमेल होगी और एक मेल होगी। और ध्यान रखना, इनका मिनिमम कार्यकाल कितने समय के लिए रहेगा? 1 साल। बोले सर ऐसा ही कुछ पढ़े थे लेकिन थोड़ा सा अलग पढ़े थे। हाँ, ग्राम पंचायत में भी नाम निर्दिष्ट व्यक्ति था, लेकिन वहां पे कितने दिव्यांग थे? 1, और उसका कार्यकाल मिनिमम कितना था? 2 साल। ये वहां 1-2 था, यहाँ 2-1 है। ठीक है, 2 दिव्यांग रहेंगे जिसमें एक फीमेल और एक मेल, और उनका कार्यकाल मिनिमम कितने साल के लिए रहेगा? 1 साल के लिए रहेगा। यह बात आपको क्लियर रखनी है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो पहला निर्वाचित सदस्य हो गया, दूसरा नाम निर्दिष्ट सदस्य हो गया, तीसरा पदेन सदस्य के बारे में हम पढ़ते हैं। पदेन सदस्य मतलब जो कोई और पद पर है उसके वजह से इस पद में आ जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? पदेन सदस्य बोलेंगे। ठीक, तो पदेन सदस्य में कौन कौन है? तो एक समझना, एक विधायक के बारे में पढ़ेंगे, एक सरपंच के बारे में पढ़ेंगे, एक विधायक के बारे में पढ़ेंगे और एक सरपंच के बारे में पढ़ेंगे। तो विधायक होने के नाते जनपद पंचायत का सदस्य हो जाता है, इसलिए वो पदेन सदस्य। लेकिन कौन से विधायक, उसको हम देखेंगे। सरपंच होने, सरपंच तो ग्राम पंचायत का है, लेकिन वो सरपंच होने के नाते यहाँ पे जनपद पंचायत का सदस्य बन जाता है। तो दोनों बातों को हम समझेंगे। ये मिटा देता हूं, पदेन सदस्यों को हम समझाएंगे। अब ध्यान देना, ऐसे विधायक जिनका क्षेत्र उस जनपद पंचायत के भीतर आता हो, पूर्णतः या अंशतः। पूर्णतः मतलब अगर वो विधानसभा, ये देखो, ये कोई विधानसभा क्षेत्र है ना, ये विधायक है और इसका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें अगर ये जनपद पंचायत पूरा का पूरा आता हो तो भी वो याद रखना, उस जनपद पंचायत का क्या होगा? वो सदस्य होगा। और अंशतः भी आता हो, पूर्णतः तो पूरा का पूरा कवर हो गया उसके विधानसभा क्षेत्र में, और अंशतः आएगा आधा, तो भी वो उसका क्या होगा? सदस्य होगा। तो राज्य विधानसभा कैसे समस्त सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र उस जनपद पंचायत के भीतर पूर्णतः या अंशतः आते हों। लेकिन ध्यान रखना, कौन नहीं आएगा? जिसका पूर्णतः क्षेत्र नगरी वाला क्षेत्र पड़ता हो, क्योंकि ये तो ग्राम वाला हम सिस्टम देख रहे हैं। तो नगरीय क्षेत्र में अगर पूर्णतः उसका विधानसभा क्षेत्र आ जाता है तो ध्यान रखना, तो वो सदस्य नहीं होगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः या अंशतः अगर आए तो वो उसका पार्ट हो सकता है, सदस्य बन सकता है। समझ आ रही बात? और ध्यान रखना, अब सरपंच की बात करते हैं, इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको सुनना। सरपंच किताब में अगर ऐसा देगा कि, या क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि सारे के सारे सरपंच जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं क्या? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं क्या? तो ये बात गलत है। तो सरपंच कैसे होते हैं? तो इस बात को समझिएगा, इस बात को समझना। जैसे देखो, मान के चलो कुल 15 सरपंच है एक क्षेत्र में। कितने सरपंच? 15 सरपंच। तो ध्यान रखना, पूरे के पूरे 15 इस जनपद, जिस भी जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आते होंगे, वहां का सदस्य नहीं बन जाएंगे। तो कैसे बनेंगे?
कुल संख्या कुल सरपंचों का 1/5, मतलब कुल कितने हैं 15 सरपंच है, तो 15 के 1/5, 15 के 1/5 कितने आएंगे 3, 1/5 कहने का तात्पर्य है 20%। तो 3 लोग 3 सरपंच कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए उस जनपद पंचायत का पदेन सदस्य बनेंगे। हर सरपंच नहीं, केवल और केवल 1/5 का। अब बोले सर ये 1/5 चुनेंगे, वो तो समझ आ गया, लेकिन कौन पहले जाएगा इसका निर्धारण कौन करेगा, तो वो करेगा लॉटरी द्वारा, वो होगा लॉटरी द्वारा। ठीक है, तो देखो कुल सरपंचों का 1/5 पदेन सदस्य होंगे, जिनकी पद्धति कैसे निकाली जाएगी, लॉट निकालकर सदस्य के रूप में उनको चुना जाएगा। अब एक बार जैसे जो 3 लोग बन गए, सदस्य बन गए, वो अगले साल के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल तो 1 साल का है। 1 साल बाद ये सदस्य नहीं रहेंगे, 1 साल बाद क्या नहीं रहेंगे, सदस्य नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर बचे हुए 12 में से लॉटरी निकाली जाएगी, उनमें से 3 को हम लोग क्या करेंगे, सदस्य बनाएंगे। फिर इसका 1/5 मत कर देना, 12 का, वो 15 का ही 1/3, 1/3, 1/3, सॉरी 1/5, 15 का 1/5, 1/5 करके, यानी कि हर एक साल के लिए 3 सदस्यों को चुना जाएगा। ठीक, अब ये लॉटरी निकाल कर, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आप इसको लिख लेना, पद्धति लॉटरी निकालकर सदस्य के रूप में। लेकिन लॉटरी कौन निकालेगा, तो कौन निकालेगा, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट को लिख लेना, कलेक्टर निकालेगा। कौन निकालेगा, कलेक्टर निकालेगा। और इसका चयन चक्रानुक्रम में होता है, मतलब 1 साइकिल के बाद दूसरा साइकिल, फिर ऐसे चलते रहता है। ठीक है, कार्यकाल इनका 1 साल के लिए होता है। अब ध्यान देना, यहाँ पे विधायक और सरपंच हम पदेन देख लिए, दोनों में क्या अलग था, विधायक सारे विधायक आ जाएंगे जो उस क्षेत्र में पढ़ रहे हो। ठीक है, पूर्णतः अंशतः। और सरपंच याद रखना, सरपंच का 1/5 ही होता है, उस क्षेत्र में पढ़े ना पढ़े, लेकिन पूरा 1/5 ही होता है, पूरा नहीं होता है ना। अब ध्यान देना, जनपद पंचायत समस्त स्थायी समिति का पदेन सदस्य होगा। ये किसकी बात कर रहा है, तो ध्यान रखना, विधायक और सरपंच में एक और डिफरेंस आप याद रखेंगे, जनपद पंचायत के जितने भी स्थायी समिति हैं, ध्यान रखना, जितने भी स्थायी समिति हैं, समिति की बात कर रहा हूं, जनपद पंचायत के जितने भी स्थायी समिति हैं, उनका पदेन सदस्य कौन बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, लेकिन सरपंच नहीं होता। ठीक है, सरपंच किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वह सरपंच सदस्य जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन विधायक होते हैं, विधायक बड़ा पद है तो हो जाते हैं, ऐसा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ आई। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, एक महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती। ये चलता है, पार्षद पति बोलते हैं, पार्षद पति हुए। अब भैया कोई चुनाव लड़ रहा है, आमतौर पे देखा जाता है कि पुरुष लोग ज्यादा चुनाव लड़ते थे, जब अब आरक्षण की व्यवस्था हो गई तो वही पुरुष अपने यहाँ की महिला को, अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है। ठीक है, तो कहीं आप देखे होंगे कि सरपंच ना के सरपंच पति सारा रूल कर रहा है, बस साइन बस उस महिला का ले रहे हैं, तो वो अपने पति को नामित नहीं कर सकती। यही बात पूछा गया था क्वेश्चन में। विशेष क्या है, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जनपद पंचायत का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। वो विधायक तो रहेगा, विधायक को थोड़ी हटा देंगे, है ना, लेकिन वो जनपद पंचायत का सदस्य नहीं होगा अगर नगरीय क्षेत्र में आ रहे तो। लोकसभा और राज्यसभा सांसद जनपद पंचायत क्षेत्र के पदेन सदस्य नहीं होते। ठीक है, ये हम जिला पंचायत में देखेंगे, जिला पंचायत में होते कि नहीं होते, लेकिन समझना बात को, जनपद पंचायत में केवल और केवल विधायक लोग पदेन सदस्य होते हैं। कौन, केवल विधायक ही पदेन होता है। किसमें, जनपद में, जनपद में, इस जनपद में विधायक होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जनपद पंचायत क्षेत्र के पदेन सदस्य नहीं होते। समझ आई बात। और तीसरा क्या बोल रहा है, समस्त अधीन आने वाले सरपंच सदस्य नहीं होते। इसी को तो मैं एक्सप्लेन किया था, मतलब पूरे सरपंच नहीं होंगे, केवल और केवल 1/5 ही होंगे। क्लियर, ये बात समझ आई, केवल और केवल 1/5 लोग ही इसका सदस्य बनेंगे। ये तीसरी बात समझ आई। चलो ठीक है, शुरुआत में जो छोड़े थे उसको देख लेते हैं। ये देखो, जनसंख्या, प्रत्येक जनपद पंचायत 50,000 जनसंख्या पर गठित की जाती है, या इससे अधिक हो तो भी गठित की जा सकती है। प्रत्येक जनपद सदस्य को 5,000 जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है, या 5,000 जनसंख्या रखने का प्रयास किया जाता है, मतलब बराबर बराबर बांटने का प्रयास किया जाता है। यदि जनपद पंचायत की जनसंख्या 5,000 से कम है तो सदस्य क्षेत्र न्यूनतम 10 होगी, और ज़्यादा है तो भी मैक्सिमम 25 ही करना, एकदम ज़्यादा भी नहीं कर देना है। ठीक है, बस वही बताया, उसको ध्यान रखेंगे आप। जैसे वहाँ 1,000 से कम 1,000 से ज़्यादा था ग्राम पंचायत के केस में, यहाँ पे 50,000 वाला कंसेप्ट है। ठीक है, कितना, 50,000 वाला कंसेप्ट है। ओके, अब देखो, मनोनयन का आधार जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, जो नाम निर्दिष्ट व्यक्ति बताया था उसी की बात कर रहे हैं। नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, हेडिंग छूट गई है। तो राज्य शासन या तो विहित प्राधिकारी द्वारा 2 निःशक्त व्यक्तियों को, जिसमें एक महिला रहेंगी, एक पुरुष रहेंगे, कितने साल के लिए, 1 साल से जो कम नहीं होगा, मिनिमम 1 साल के लिए वहां का सदस्य बनाएंगे। उस जनपद पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा। ये कभी भी बना देते हैं। ठीक है, एकदम शुरुआत में चुनाव होगी उसी टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि मिनिमम 1 साल का ड्यूरेशन है।
फिर जनपद पंचायत अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है इनका निर्वाचन कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जो हम लोगों ने, मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो अपने जनपद पंचायत के सदस्यों को चुनाव करेंगे, फिर ये सदस्य अपने बीच से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक, इसका प्रावधान धारा 25 में है, 25 और 27। ठीक है, 25 में है जनपद पंचायत अध्यक्ष, 25 में, 23 में जनपद पंचायत के सदस्यों के बारे में है और 25 में इधर अध्यक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होता है कब, सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी जो कि कौन होगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ठीक है, एक बैठक बुलाते हैं जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष मूलतः एक जनपद पंचायत सदस्य होता है, अर्थात सदस्यों में से कोई एक सदस्य को ही क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। अब ध्यान देना, एक और बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर वापस चलते हैं। जनपद पंचायत में 3 प्रकार के सदस्य देखे थे, निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट और पदेन सदस्य। तो ध्यान देना, वोट देने का अधिकार आमतौर पे सम्मेलन होंगे, जनपद पंचायत के भी अपने सम्मेलन होंगे, तो जनपद पंचायत के सम्मेलन में वहां किसी प्रकार का वोट देना है तो जनपद पंचायत के सम्मेलन में वोट देने का अधिकार अगर पूछा जाए तो वोट देने का अधिकार, मैं खाली वोट देने का अधिकार की बात नहीं कर रहा हूं, वोट देने का अधिकार, लेकिन किस टाइप का वोट, जनपद पंचायत के किसी सम्मेलन में वोट देने का अधिकार की बात आती है फेवर अगेंस्ट में, तो वहां 2 प्रकार के सदस्य ही वोट दे पाते हैं, एक निर्वाचित, ध्यान रखना, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे पदेन सदस्य। दूसरे कौन, पदेन सदस्य, एक निर्वाचित सदस्य और दूसरे कौन, पदेन सदस्य। ये किसके, जनपद पंचायत में कोई सम्मेलन होगा उसमें वोट। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्यक्ष के बारे में, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बारे में। तो ध्यान देना, जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, इसको चुनने के लिए भी तो वोट दिया जाता है। तो इसको चुनने के लिए वोट कौन देंगे, केवल और केवल ओनली कौन देंगे, निर्वाचित सदस्य देंगे। जो निर्वाचित सदस्य है जनपद के, वही निर्वाचित सदस्य, ठीक है, कौन, निर्वाचित सदस्य देंगे। इसी बात को आगे यहां पर लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना। अध्यक्ष देखो, सदस्यों के निर्वाचन के, अच्छा, अध्यक्ष केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, पदेन सदस्य नहीं लेते, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन सम्मेलन वगैरह होगा तो उसमें वोट जरूर देंगे उन लोग। भूमिका, यह जनपद पंचायत का सर्वोच्च पद है, ब्लॉक के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं। ठीक है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन समिति के क्या होंगे, सभापति होंगे, जैसे हम लोग ग्राम पंचायत के केस में सरपंच को देखे थे। ठीक है, सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, किंतु वे जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते। जैसे कि सरपंच जनपद पंचायत के किसी भी समिति के, स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते, वैसे जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य तो होते हैं, लेकिन उसके किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते। जिला पंचायत में और क्लियर हो जाएगा। और यहाँ कैसी व्यवस्था है, यहाँ सरपंच के लिए वही व्यवस्था है कि सरपंच सदस्य तो होंगे, 1/5 वाले सदस्य तो होंगे, लेकिन स्थायी समिति के कोई सदस्य नहीं होंगे। ठीक, चलो पद मुक्ति को हम लोग एक साथ देखेंगे। अभी पद मुक्ति वाला पार्ट छुड़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो, मुझे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किताब आपके पास है, मैं जिन पोर्शन को एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ उन पोर्शन कोई किताब खोलो और पढ़ लो, इस पीडीएफ से देखो और पढ़ लो, एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, ये भी धारा 25 है। तो प्रावधान छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के धारा 25 में है। ठीक, निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे अध्यक्ष का चुनाव किया था वैसे इधर ही उपाध्यक्ष का भी किया जाता है। सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और इसमें भी उपाध्यक्ष के निर्वाचन में केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि पदेन। ठीक है, समझ आ रही बात। जैसे मैं अध्यक्ष के समय बताया कि पदेन जो सदस्य हैं वो कब वोट दे सकते, कोई नॉर्मल सम्मेलन चल रहा है तब, लेकिन ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तब नहीं देंगे। भूमिका क्या होती है, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष शिक्षा समिति, सर ऊपर भी पढ़े क्या नहीं, वो सामान्य प्रशासन समिति देखे जो अध्यक्ष सभापति होता है और उपाध्यक्ष जो है वो पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उपाध्यक्ष का पदमुक्त कर सकते हैं, पदमुक्त वाले को हम अलग से देखेंगे। बताया जनपद पंचायत सदस्य, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देखो या काउंसलर,
ठीक, निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है अध्यक्ष जनपद पंचायत के सदस्यों का, जो अभी हम लोग देख लिए, ऊपर में ही तो डिटेल दिया हुआ था। संबंधित सदस्य क्षेत्र के मतदाता द्वारा वोट किया जाता है। न्यूनतम 10 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 25। प्रत्येक सदस्य लगभग 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, त्याग किसको दे सकते हैं? जनपद पंचायत अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं अगर देना चाहे तो। जैसे ग्राम पंचायत में हम लोग एक सीईओ देखे, जनपद पंचायत का सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और इनकी शक्ति क्या है तो ध्यान रखना, जनपद पंचायत की कार्यकारी शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी में निहित होती है। जनपद पंचायत का प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी धारा 26 के तहत नाम प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर बुलाता है। ये अलग से पॉइंट है, हालांकि मैं इसको स्पीड से इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे इसको डिटेल में आपको बताना है। जनपद पंचायत का प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी यही सीईओ धारा 26 के तहत नाम प्रकाशन के, भैया किसका नाम प्रकाशन? तो ये जो जितने भी सदस्य हैं उन लोग जीत तो जाएंगे, जो सदस्य हैं निर्वाचन किए, मतलब उनका इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते, तो कौन कौन जीता उसका नाम प्रकाशन होता है। समझ आई बात? तो नाम प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर बुलाता है क्या? प्रथम बैठक। ठीक है, प्रथम बैठक, समझ आ रही बात? जनपद पंचायत के अभिलेखों को बनाने की जिम्मेदारी सीईओ की होती है। जनपद पंचायत के मासिक बैठक में आय व्यय की जानकारी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष स्थायी समिति के सभापति के परामर्श से बैठकों की एजेंडा तैयार करता है। ठीक, ये सब बात आप याद रखेंगे। मुख्य जो जनपद पंचायत की बातें बतानी थी वो बता चुका हूँ। ये कुछ क्वेश्चन आए जिसको पॉइंट वाइज डायरेक्ट ले लिया है। जनपद पंचायत विभिन्न प्रकार की योजनाओं एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। राज्य सरकार या जिला पंचायत द्वारा आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित प्रदत्त योजनाओं से संबंधित वार्षिक योजना तैयार करना इनका काम है। जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार के दिन आने वाले समस्त ग्राम पंचायतों के संबंधित समेकित वार्षिक योजना तैयार करना, काम एवं विकास योजनाओं से संबंधित योजना जो कि जनपद पंचायत के फंड से संचालित हो। ठीक है, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो जिला पंचायत पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जिला पंचायत के भी सदस्य और अध्यक्षों को निकालने वाली बात उसमें छोड़ के रखेंगे, फिर लास्ट में एक साथ उसको डील करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई मेरे ख्याल से आ गई होगी। जनपद पंचायत वाला थोड़ा छोटा लेक्चर है। अब नेक्स्ट लेक्चर जिला पंचायत पर बात कर लेंगे। ठीक, उसके बाद आरक्षण व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए हैं और उसी को हम अपडेट के साथ पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कोर्स परचेस करना है तो बाजू में सारी जानकारी दी गई है और बताए गए नंबर पर भी आप ईडीओ के कोर्स के लिए जानकारी हासिल कर सकते हैं। 8770123687 8770123687। ठीक है, चलिए। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।